गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में और आने वाले कुछ वीडियोस में हम सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस, अकाउंट्स और एफएसएम, इन दो पेपर्स के एग्जाम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और हम कुछ कोशिश इस तरीके से करेंगे जो हमारी वीडियोस रिकॉर्ड हों वो चैप्टर वाइज और अटेम्प्ट वाइज रिकॉर्डेड हों। फॉर एग्जांपल आज की क्लास में हम रेशियो एनालिसिस दिसंबर 2019 के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। और मैं जैसे जैसे वीडियोस रिकॉर्ड करता जाऊंगा मैं कोशिश करूंगा कि एक प्लेलिस्ट बना दे चैनल पे हम, जिसमें आपको ये पता लगे कि अच्छा ये दिसंबर 19 ये दिसंबर 20 के एग्जाम क्वेश्चंस हैं, और ताकि आप वहाँ पर चैप्टर वाइज भी उनको रेफर कर सकें। तो बिना टाइम खराब किए हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स सबके पास मेरी बुक नहीं होगी, यूट्यूब पर ये वीडियो अपलोडेड है, तो हम ऐसा करेंगे ये एग्जाम क्वेश्चंस जो इंस्टीट्यूट ने गाइडलाइंस अपने वेबसाइट पर अपलोड करी है वहाँ से ही हम उसी को बेस लेके अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल ही दूंगा, तो वहाँ से आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो बिना टाइम खराब किए हम स्टार्ट करते हैं। रेशियो का जो पहला क्वेश्चन एग्जाम में आया था, क्वेश्चन नंबर 70, इस क्वेश्चन को एक बार जल्दी से रीड करते हैं और फिर इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में लिखता है एन लिमिटेड हैज नेट वर्किंग कैपिटल ऑफ 119 लाख रुपए, टोटल लाइबिलिटीज है 225 लाख की और नॉन करंट लाइबिलिटीज है 140 लाख की। हमसे मांगी गई है करंट रेशियो। अब जैसे कि हम जानते हैं कि करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, लेकिन इस क्वेश्चन में ना करंट एसेट्स गिवन है ना करंट लाइबिलिटीज गिवन है, लेकिन निकाली जा सकती है। हमें टोटल लाइबिलिटीज दे रखी हैं जो कि समेशन होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का और करंट लाइबिलिटीज का। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का ही दूसरा नाम नॉन करंट लाइबिलिटीज होता है और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज का दूसरा नाम करंट लाइबिलिटीज होता है। अगर मैं टोटल लाइबिलिटीज जो कि 225 लाख रुपए की हैं, इसमें से 140 लाख रुपए माइनस कर देता हूं तो हम करंट लाइबिलिटीज निकाल लेंगे, और ये करंट लाइबिलिटीज और वर्किंग कैपिटल की मदद से फिर हम करंट एसेट्स निकाल पाएंगे। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज निकलते ही करंट रेशियो तो निकल ही गया। नहीं, चलिए आइए इसे फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 70, सबसे पहले हम निकालेंगे करंट लाइबिलिटीज। कैसे? टोटल लाइबिलिटीज में से नॉन करंट लाइबिलिटीज को माइनस करके। टोटल लाइबिलिटीज हमको दे रखी हैं 225 लाख और नॉन करंट लाइबिलिटीज हमें गिवन है 140 लाख, और हम अगर इन दोनों को माइनस करते हैं तो ये आता है 85 लाख। करंट रेशियो के लिए जो हमें पहली इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमने निकाल ली है। उसके बाद हमें वर्किंग कैपिटल दे रखी है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल हमें 119 लाख रुपए की दे रखी है और करंट एसेट्स हमें निकालने हैं, करंट लाइबिलिटीज हम निकाल ही चुके हैं, तो ये यहाँ पे जाके हो जाएगा प्लस, और हमारे करंट एसेट्स निकल जाएंगे 204 लाख के। ठीक है जी, दोनों चीजें निकल आई। अब करंट रेशियो का लिखो फॉर्मूला, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज 204 अपॉन 85, ये आ जाएगा 2.4:1, और ये हमें दिया हुआ है ऑप्शंस में ए, तो इसका सही आंसर क्या है? ए। अच्छा, एक बार मैं फिर से बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये वीडियो हमने YouTube पे डाली है और मेरी बुक ऑफ कोर्स सबके पास नहीं होगी, तो इसलिए हम ये क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, वो गाइडलाइंस जो इंस्टीट्यूट ने वेबसाइट पर अपलोड कर रखी है। आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाकर भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं, और मैंने वैसे हालांकि लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे रेशियो का जो आया था वो है क्वेश्चन नंबर 71। क्या लिखता है? अ कंपनी परचेजेज आर 385 लाख। कंपनीज की परचेजेज दे रखी है 385 लाख की, सेल्स दे रखी है 510 लाख रुपए, क्लोजिंग स्टॉक पता है हमें 58 लाख रुपए का, और हमें दे रखा है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ध्यान रहे यहां पर जो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट है ना, वो सेल पे नहीं कॉस्ट पे दिया हुआ है, और हमसे मांगा क्या है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। मुझे एक पहले बात बताइए कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सर, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। हमें दो चीजें चाहिए यहां पर, एक तो COGS चाहिए और दूसरा एवरेज स्टॉक चाहिए। चलिए पहले हम अपना फोकस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आता है? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ऐसे आता है। अच्छा, सेल्स हमें यहाँ पर गिवन है और ग्रॉस प्रॉफिट का ना हमें एक यहाँ पर परसेंटेज गिवन है। ध्यान रहे ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकलता है किस पर? सेल्स पर। यहाँ पे ये परसेंटेज दे रखा है कॉस्ट का। तो अगर मान लो यहाँ पर सिंपली लिखा होता रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, फिर हम मान लेते कि ये सेल्स पर ही निकलना है परसेंटेज, लेकिन क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज जो है वो कॉस्ट पर गिवन है, तो हमें यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ा सा सावधानी से निकालना पड़ेगा। तो जीपी निकल जाएगा, तो सेल्स माइनस जीपी करते ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। तो पहले हम ऐसा करते हैं, पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते हैं,
उसके बाद हम जो हमारा दूसरा एवरेज स्टॉक है उसकी कैलकुलेशन पर बात कर लेंगे। देखो जो प्रॉफिट का रिलेशनशिप होता है ना कॉस्ट और सेल्स के साथ, इसका ना एक शॉर्टकट होता है। तो पहले मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में फिर ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो। आपको जैसे ये बात पता होगी कि अगर प्रॉफिट मान लीजिए 1/4 ऑफ कॉस्ट है, मतलब हमारी 4 रुपये की कॉस्ट है और 1 रुपये का हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो 4 रुपये की कॉस्ट और 1 रुपये का प्रॉफिट है तो हमारा सेलिंग प्राइस 5 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब हम फिर 5 रुपये के सेलिंग प्राइस पे 1 रुपये का प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगर हमारा प्रॉफिट मान लीजिए 1/3 ऑफ कॉस्ट है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस। ऐसे ही मान लीजिए अगर हमारा 1/13 ऑफ कॉस्ट हमारा प्रॉफिट है तो 1/14 ऑफ सेलिंग प्राइस। या ये कहें 3/5 ऑफ कॉस्ट है अगर मान लीजिए हमारा प्रॉफिट, तो 3/5 ऑफ कॉस्ट मतलब 5 रुपये की कॉस्ट 3 रुपये का मुनाफा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 8 रुपये, 3/8 ऑफ सेलिंग प्राइस। तो ध्यान रखें कि हम करते क्या है बेसिकली, अगर हमें कॉस्ट के कॉन्टेक्स्ट में रिलेशनशिप दिया हुआ होता है प्रॉफिट का, तो उसे हम सेल्स के कॉन्टेक्स्ट में निकाल लेते हैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड करके। ये बेसिकली ऐड क्यों किया, बिकॉज ये सेलिंग प्राइस डिनोट कर रहा है। 5 रुपये की कॉस्ट है, 3 रुपये का प्रॉफिट है, तो 8 रुपये के सेलिंग प्राइस पर हम 3 रुपये का मुनाफा कमा रहे हैं, ऐसा कुछ हम सोच सकते हैं। ठीक है, मैं यहां पर ये बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जीपी कॉस्ट के कॉन्टेक्स्ट में है और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है सेल्स, तो हमें ये इसलिए इंफॉर्मेशन यहां पर चाहिए होगी। क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर रहे हैं अब, 71। हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 25% ऑफ कॉस्ट, 1/4 ऑफ कॉस्ट। तो हम कह सकते हैं 1/4 ऑफ कॉस्ट होता है 1/5 ऑफ सेल्स। ठीक, अब मैंने इसे सेल्स के कॉन्टेक्स्ट में क्यों निकाला, बिकॉज हमें सेल्स तो गिवन है ना। तो सेल्स हमको कितनी दे रखी है, सेल्स हमको दे रखी है 510 lakhs। तो 510 का मैं अगर 1/5 करता हूं तो ये आ रहा है 102 lakhs। जैसे ही हमने ये 102 lakhs निकाला तो हम अब COGS या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल सकते हैं। कैसे, सेल्स में से जीपी को माइनस करके। सेल्स है 510 लाख रुपए की और जीपी है 110 लाख रुपए का, तो ये आ जाएगा 408 lakhs। तो आप कह सकते हो कि हमने अपना न्यूमरेटर तो निकाल लिया, हमारे इस फॉर्मूला का न्यूमरेटर हमने निकाल लिया। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर में क्या है, एवरेज स्टॉक। अच्छा, एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है भाई, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2। क्लोजिंग स्टॉक की इन्फॉर्मेशन तो है लेकिन ओपनिंग स्टॉक की इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक निकाला जा सकता है। अब क्योंकि आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल लिया है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का एक ऑल्टरनेटिव कैलकुलेशन भी होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये जो इक्वेशन है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, इन 4 चीजों में से हमारे पास 3 चीजें हैं, तो हम चौथी चीज मतलब ओपनिंग स्टॉक निकाल लेंगे और ओपनिंग स्टॉक निकलते ही एवरेज स्टॉक निकल जाएगा। नहीं, चलिए जी आइए इसको देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने निकाल लिया 408 lakhs, ओपनिंग स्टॉक हमें चाहिए, परचेजेस हमको दे रखा है 385 और क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 58। जल्दी से ये कैलकुलेट करके बताओ भाई ओपनिंग स्टॉक कितना आता है। सर ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा 408 माइनस 385 प्लस 58, ये आ रहा है 81 lakhs। ठीक है, अब आपके पास अगर ओपनिंग स्टॉक आ गया तो एवरेज स्टॉक भी तो निकल जाएगा। अब एवरेज स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2, 81 प्लस 58 बाय 2, ये आ रहा है 81 प्लस 58 डिवाइड बाय 2, 69.5 lakhs। तो फाइनली STR निकाल लो भाई। अब STR होता है एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड
अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकाला 408 और ये है 69.5 और ये आ जाएगा 5.87 टाइम्स। तो सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72। तीसरा क्वेश्चन रेशियोज का जो आया था 72, आइए जरा उसको भी एक बार रीड कर लेते हैं। Mahi Limited has closing stock 648 lakhs, prepaid expenses 32 lakhs, total liquid assets were 1830 lakhs. If the liquid ratio is 1.5:1, then working capital will be। अब ना हमें यहाँ पे वर्किंग कैपिटल निकालना है और वर्किंग कैपिटल मतलब हमें दो चीज़ों पे अपना फोकस रखना है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। अगर आप यहाँ देखें तो लिक्विड एसेट्स इस क्वेश्चन में गिवन है और हमें यहाँ पे लिक्विड रेशियो भी पता है, तो लिक्विड एसेट्स और लिक्विड रेशियो की मदद से पहले करंट लायबिलिटीज निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन 72, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड रेशियो हमें दे रखी है यहाँ पर 1.5:1, तो इसे 1.5/1 लिख सकते हैं। लिक्विड एसेट्स भी हमें पता है 1830 lakhs के हैं, तो करंट लायबिलिटी निकालने के लिए फटाफट से 1830 lakhs को 1.5 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा 1220 lakhs। अब दूसरी इंफॉर्मेशन चाहिए करंट एसेट्स की। अच्छा, अब करंट एसेट्स निकालने के लिए यहां पर ना हमें नेसेसरी इंफॉर्मेशन दे रखी है। आप भी जानते हैं कि करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स में दो चीजों का डिफरेंस होता है। अगर हम करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को बाहर कर देते हैं तो बचे हुए एसेट्स लिक्विड एसेट्स बचते हैं। तो इन्हीं लिक्विड एसेट्स में अगर हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस जोड़ दें तो हमारे टोटल करंट एसेट निकल आएंगे। तो करंट एसेट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहां पर current assets is equals to liquid assets plus stock plus prepaid expenses। liquid assets हमारे हैं 1830 lakhs के, स्टॉक हमें दिया हुआ है 648 lakhs का और प्रीपेड एक्सपेंसेस है 32। इन तीनों को टोटल करके आएगा 2510 lakhs। तो ये हमारी करंट एसेट्स की भी इंफॉर्मेशन तैयार। इसने हमसे मांगा है वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दो। टू 2510 में से 1220 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1290 lakhs। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is not included in the activity ratios? आपको पता होगा एक्टिविटी रेशियोज बेसिकली टर्नओवर रेशियोज का ही दूसरा नाम होता है। टर्नओवर रेशियोज की खास बात क्या होती है, अगर मैं डेटा टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो और स्टॉक टर्नओवर रेशियो को हटा दूं तो बाकी सारी की सारी टर्नओवर रेशियोज के न्यूमरेटर में सेल्स होता है। तो पहला ऑप्शन आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड, बेसिकली ये कैपिटल टर्नओवर रेशियो की बात कर रहा है। बी है डेटा टर्नओवर रेशियो, ये भी एक्टिविटी रेशियो है। डी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये भी एक्टिविटी रेशियो है। प्रोप्राइटरी रेशियो यहाँ पे जो दे रखी है वो हमारे इंस्टीट्यूट की क्लासिफिकेशन के हिसाब से लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो का पार्ट होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है, इनमें कौन सी एक्टिविटी रेशियो नहीं है, सी एक्टिविटी रेशियो नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो है। आप चाहें तो लिखना चाहें तो लिख लीजिए, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो है ये। Next question is 74. The ideal norm preferred by banks for current ratio, preferred by banks। अगर सिर्फ आइडियल करंट रेशियो पूछता तो मैं 2:1 बोल देता, लेकिन यहां पे पूछा है कि बैंक्स कौन सा करंट रेशियो हम प्रेफर करते हैं।
इस पर मैंने क्लास वर्क रजिस्टर में मैंने नोट भी लिखवाया था कि जो बैंक्स प्रेफर करते हैं आइडियल करंट रेशियो वो 2:1 नहीं 1.33:1। अगर यहाँ पे बैंक्स वर्ड नहीं होता तो हम 2:1 आंसर दे देते, बट अभी फिलहाल हमें क्या आंसर देना है 1.33:1। अगली बार के लिए जो मुझे लगता है एक क्वेश्चन और ऐसा ही आ सकता है, वो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के कॉन्टेक्स्ट में। इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी दे रखी है विच इज प्रेफर्ड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और वो है 7:1। तो उस केस में भी आ सकता है कि व्हाट इज द आइडियल इंटरेस्ट कवरेज रेशियो प्रेफर्ड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो उसके लिए 7:1 है। फिलहाल अभी हमें इसका आंसर देना है और इसका करेक्ट आंसर है 1.33:1। डी इज द आंसर। एक क्वेश्चन और जो रेशियो से आया वो है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में हमको कोई बीटा लिमिटेड की इंफॉर्मेशन दी हुई है, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है, डिबेंचर दिया है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है, उसके बाद एक डिविडेंड पे आउट रेशियो है, प्राइस अर्निंग रेशियो है, कॉर्पोरेट टैक्स है, और हमसे जो मांगा है वो मांगा है अर्निंग पर शेयर। हमसे यहाँ पे क्या मांगा है, अर्निंग पर शेयर मांगा है। अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है, इक्विटी वालों की अर्निंग्स निकाल के उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दो। और इक्विटी वालों की अर्निंग्स कैसे निकलती है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड दो, जो बचेगा सब इक्विटी वालों का है। डिविडेंड पे आउट रेशियो ध्यान रखना यहाँ पर सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए दे रखी है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर पर अगर आप डिविडेंड पे आउट रेशियो अप्लाई कर देंगे तो डिविडेंड पर शेयर आ जाएगा। हमें यहाँ पे रिटेन अर्निंग थोड़ी चाहिए। अगर मैं अर्निंग पर शेयर में से डिविडेंड पर शेयर माइनस कर देता हूँ तो रिटेन अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। अगर इसने रिटेन अर्निंग पर शेयर मांगा होता या रिटेन अर्निंग्स मांगा होता फिर इस डिविडेंड पे आउट रेशियो का कुछ महत्व था, लेकिन क्योंकि इसने हमसे अर्निंग पर शेयर मांगा है, क्या करेंगे पे आउट का, क्योंकि अर्निंग्स में से ही पे आउट माइनस होकर रिटेन अर्निंग आता है, तो ये यहाँ इसने रिटेन अर्निंग तो मांगी नहीं है, तो पे आउट रेशियो यहाँ पर बेकार दी हुई है। उसके बाद है प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो की मदद से हम मार्केट प्राइस पर शेयर निकाल सकते थे। ईपीएस को पी रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक मार्केट प्राइस आ जाता है। यहाँ पे कोई मार्केट प्राइस तो मांगा नहीं, इसलिए यहाँ पर प्राइस अर्निंग रेशियो भी हमारे लिए यूजलेस है। ये दो इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पागल बनाने के लिए दे रखी है कि आप इसका एग्जाम में यूज करें और क्वेश्चन को गलत करें, तो इन दोनों का यहाँ पर कोई भी यूज नहीं है। आइए जी, अर्निंग पर शेयर हम यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 98, हमें यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 590। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें लैक्स में गिवन है तो ऊपर लिख लेते हैं इन लैक्स। पीबीआईटी में से हम माइनस कर देंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट डिबेंचर्स पर निकलेगा 250 लाख पर 12% निकालेंगे तो 30 लाख आएगा। ये आ जाएगा 560 लाख प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से टैक्स माइनस करो, टैक्स का परसेंटेज है 30%। 560 का 30% निकालेंगे तो ये आएगा 168 लाख, और ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसको अगर हम माइनस करते हैं तो ये आएगा 392 लाख। ये दो लोगों के लिए है, प्रेफरेंस और इक्विटी। इसमें से प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड माइनस कर दो, 400 का 8% निकाला 32 लाख आएगा। ये जो है इसी को हम बोलते हैं अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। कितना है ये, 360। तो ईपीएस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अर्निंग अवेलेबल तो हमने निकाल दिया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। कैसे निकलेंगे, 1500 लाख रुपए की कैपिटल है, एक शेयर 10 रुपए का है, तो ये कितना हो गया 150 लाख शेयर्स।
तो EPS हमारा आ जाएगा, ध्यान रखना ये 360 भी लैक्स में है, नीचे नंबर ऑफ शेयर्स भी लैक्स में ही है, ठीक है। तो ये लैक्स लैक्स तो आपस में कैंसिल ही हो गया ना एक तरह से। तो 360 अपॉन 150 आ जाएगा 2.4, और 2.4 ऑप्शंस में है, जी हाँ, डी इज द आंसर। तो ये 6 क्वेश्चंस आए थे रेशियोज चैप्टर से दिसंबर 2019 के एग्जाम में। जैसे कि आपको पता है जून 2020 का तो एग्जाम हुआ ही नहीं था बिकॉज ऑफ कोरोना। तो अगले वीडियो में हम करेंगे दिसंबर 2020 के रेशियोज के क्वेश्चंस। तो मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर।